गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम जानेंगे चैप्टर 17 अव्यय या अविकारी शब्द। अर्थात कि शब्दों के द्वारा पहले हमें ये जानना होगा कि अविकारी शब्द क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे आपकी किताब में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, ये पेन मोहन के लिए है, मेज और कुर्सी मजबूत है। अरे आप आ गए। अब इन सभी शब्दों में हमने सामान्य शब्दों को जाना, फिर ये किसी की है उसके लिए जाना, फिर मेज और कुर्सी बहुत मजबूत है जो सामान्य चीज़ें हैं लेकिन उस चीज़ों को सही रूप से दर्शाना और बताना है, और फिर है एक विस्मय वाली या ताज्जुब वाली। अब उपयुक्त वाक्यों में हमने धीरे धीरे या के लिए या अरे सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों में रूप काल वचन लिंग के अनुसार नहीं बदलता। अर्थात कि जो भी शब्दों को अभी हमने पढ़ा है ये सभी शब्द आपका रूप काल वचन लिंग आदि के अनुसार नहीं बदलता। ये जैसा है वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी परिभाषा जानेंगे, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। जैसे कि जिन शब्दों का रूप, ध्यान गौर से सुनिएगा बच्चों, कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन काल कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अर्थात किसी कारण भी कोई विकार पैदा नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये चीज़ें ऐसे तो समझ में नहीं आएंगी, अब इसको गौर से समझिए कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन काल और कारक ये सभी से प्रभावित नहीं होता, मतलब इन सभी चीज़ों के इस्तेमाल से भी वह प्रभावित नहीं होता, और किसी कारण भी कोई विकार पैदा नहीं होता, यानी इसके द्वारा कोई विकार भी उत्पन्न नहीं होते हैं। वो शब्द जस के तस ही रहते हैं, उन्हें ही हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यानी अव्यय या अविकारी दोनों एक ही के सूचक हैं, यानी एक समान हैं। इस नाते से उन्हें एक साथ ही दर्शाया गया है या एक ही साथ बताया जा रहा है। ठीक है। अब होता है कि अव्यय के भेद। अब अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब इसके द्वारा कि क्रिया विशेषण हम सभी जानते हैं कि जहाँ हमारे क्रिया का बोध हो, और जिन वाक्यों में क्रिया का बोध होता है तो वो क्या करते हैं, वो हमारी ही विशेषता भी बताते हैं। यानी जिन शब्दों या फिर जिन वाक्यों में मैं अपनी विशेषता को संबोधित करूं तो वो क्या होंगे, वही हमारे क्रिया विशेषण। क्योंकि पहले तो आपकी क्रिया का बोध होना चाहिए और क्रिया में किस बातों को दर्शाया जा रहा है, यानी क्रिया में आभि की बातों को दर्शाया जा रहा है। अब या वो संज्ञा के रूप में हो या बिना संज्ञा के या फिर सर्वनाम के रूप में हो, लेकिन वो सभी क्या होंगे, उन्हें किसी भी शब्द की, या जैसा कि हमने परिभाषा में जाना था कि ना उन्हें रूप की ज़रूरत है, ना लिंग की ज़रूरत है, ना वचन ना काल ना कारक। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मैं उधर जा रहा हूँ, वो जोर से गीत गा रही है। जैसा कि हम डोरेमोन में देखते हैं ना कि डोरेमोन में जो उसका फ्रेंड है वो हमेशा गाने की ही बात करता रहता है, और जब वो गाता है तो इतना बेसुरा गाता है, तो उसको हम यहाँ ला सकते हैं कि हाँ भाई तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रहे हो। अगर कि जिसकी आवाज़ बेसुरी और वो बार बार गाने की बात कहे तो बच्चों हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कहेंगे उसे? अब ये कहेंगे ना कि कुछ ना कुछ बहाना मारेंगे कि बेसुरी आवाज़ हमें सुनने को ना मिले, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम ऑर्गेनाइज कर देंगे या फिर हम बताएंगे तब तुम गाना। ठीक है। तो ये गलत फहमी में वो बंदा बेचारा खुश हो जाता है। अब उसे कैसे बता सकते हैं उसकी खामी के बारे में, चूँकि वो हमारा दोस्त है। ठीक है। फिर एक होता है कि जैसे अब घर पे आप आ चुके हो, जैसे अब आप आते हो तो आप अपने रूम में चले जाते हो, तो फिर वहाँ पे अगर मम्मी किचन में है तो अचानक से आपको देख के तुरंत कहती है अरे बेटा तुम कब आए, हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये सभी चीज़ों को कहने का क्या इसका और कोई रूप बदल सकता है? नहीं, इसके रूप जस के तस ही रहते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ भी बदलते नहीं हैं। अब उपयुक्त वाक्यों में उधर जोर या यहाँ यह शब्द वाक्यों की क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं।
यानी सभी चीज़ों में हमने क्या देखा है कि वो उधर यानी कि एक दिशा की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, क्रिया का बोध है और वो उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। गौर से इन्हीं चीज़ों को समझिएगा कि जिस दिशा में जाने की बात हो रही है तो ये किसका, उसी व्यक्ति का ही क्रिया विशेषण है। ठीक, फिर वो जोर से गीत गा रही है, अर्थात किसकी बातें हो रही हैं कि जिसे गाते हुए कोई नहीं सुनना चाहता, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से गाने का प्रयत्न कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, उसी के बारे में विशेषता, उसी की विशेषता बताई जा रही है। और फिर होता है कि जब हम विस्मय या फिर ताज्जुब में किसी को, मतलब मुझे पता नहीं और अचानक से सामने व्यक्ति आ जाता है, तो हमारी प्रक्रिया थोड़ी विस्मय वाली होती है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, क्या ये हमारे किसी व्यवहार में या किसी के व्यवहार में बदल सकती है? नहीं बच्चों, ये कभी नहीं बदलती। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं। आप क्रिया विशेषण की परिभाषा एक बार हमसे भी सुन लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको क्रिया विशेषण के एक सरल शब्दों में कहा था, अब उसकी सही परिभाषा को कि जो शब्द वाक्य की क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराता है, अर्थात जिन शब्दों के द्वारा जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है उसकी विशेषता को दर्शाया जाता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अर्थात अव्यय का हमने पहले जाना कि अव्यय के ही 4 भेद थे। अब अव्यय में हमने पहला देखा कि क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद हैं। अब वो 4 भेद कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिणामवाचक। बच्चों, इसमें से कुछ जो ऐसे हैं जो हमने विशेषण में, क्रिया में, इन सभी में ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा हुआ है। स्थानवाचक होता है कि जहाँ पे स्थान का बोध हो, अर्थात जो क्रिया को बोध करवाया जा रहा है वो स्थान के द्वारा उसका ज्ञान करवाया जाता है। अर्थात जैसे यहाँ एग्जाम्पल में है कि वहाँ, अंदर, जहाँ, उधर। अर्थात वहाँ कौन है, अंदर आ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाना, वह उधर बैठी है। ये सभी वाक्य क्या हैं, स्थान को सूचित करते हैं। तो ये स्थानवाचक हुआ। कालवाचक होता है कि कल तुम आ जाना, परसों से आप लोग की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। ये सभी क्या है, आपके कालवाचक हो गए। रीतिवाचक क्या होता है कि जैसे अगर आप रास्ते में चल रहे हो, अचानक से कोई गिर जाए। अब इसके बाद होता है रीतिवाचक। रीतिवाचक बच्चों ये होता है कि रीतिवाचक में क्रिया, यानी जो भी क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है उसमें जो आपकी रीति होती है या आपके तरीके को दर्शाया जाता है, आप किस तरीके से उसको कर रहे हो। जैसे अगर अगर स्पीच दी जा रही है तो स्पीच के समय क्या आपका शोर करना सही होगा? नहीं। और आपको टीचर भी यही दर्शाएगी कि सभी बच्चे शांत रहो। जैसे जब हमारे बड़े सर आते हैं और जब हमें वो कोई स्पीच दे रहे थे 26 जनवरी में, तो हमने उनकी बातों को कितने गौर से सुना, कितने ध्यान से सुना। तो यहाँ क्या होता है कि ध्यानपूर्वक सुनना। अब ध्यानपूर्वक सुनने में टीचर आपको कहता है, अगर आप उसे निभाते हैं तो उस ढंग को, जिस ढंग को टीचर ने आपको दिया, शिक्षक ने दिया, उसे जब आपने अपनाया तो वही आपका क्या होता है, रीतिवाचक। अब अचानक से मान लीजिए कि वहाँ पे बच्चे ऑडिटोरियम में सब लोग बैठे हैं और कुछ बच्चे आ रहे जा रहे, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो अब चल रहे हो, अचानक से गिर जाए तो क्या होता है, अरे अचानक से गिर गया। फिर दूसरा एक होता है कि जैसे हमें बताया गया है कि हमारे स्पोर्ट्स के चालू हो गए हैं सारे अलग अलग स्पोर्ट्स। अब उसमें बच्चों के पार्टिसिपेशन के लिए सिलेक्शन हो रहे हैं, तो सिलेक्शन तो हो रहे हैं, तो अब इसमें सबको दर्शाया जाएगा ना कि कल से बच्चे आपको आना है, कल से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है। तो आप कहते हो ना कि हाँ हाँ कल मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक, यानी मैं अवश्य आऊँगा। ये सभी बातें कहीं ना कहीं आपके कार्य को, आपको एक तरीके को दर्शाता है। यानी इन चीज़ों में अलग अलग शब्दों के द्वारा कि ध्यानपूर्वक सुनो, अचानक गिर पड़ना, मैं कल अवश्य आऊँगा, कदाचित क्या होता है कि कदाचित मैं कल ना आ पाऊँ। ये सकारात्मक भी होता है या नकारात्मक में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मैं कल अवश्य आऊँगा या कल मैं अवश्य जाऊँगा। ये सभी वाक्यों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जब हमें किसी चीज़ को सही ढंग से, अगर हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो हम उसे बखूबी निभाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में हम इन चीज़ों को जानते हैं कि जैसे कोई अधिक बोलता है या फिर अधिक बोलना ठीक नहीं होता, हम उसे समझाते हैं।
अब जो बहुत ज़्यादा खाने वाला पसंदीदा बच्चा है तो वो जाहिर सी बात है हम उससे कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, नहीं थोड़ा सा खाने पे ध्यान दिया करो। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि तुम किताबी कीड़ा हो, तो किताबी कीड़े को ना कहते हुए अगर हम ये कहेंगे कि वो तो केवल पढ़ती ही रहती है। ये सभी शब्द कहीं न कहीं उन चीज़ों को दर्शाते हैं जो आप में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात जिन शब्दों का या जिस क्रिया का बोध परिणाम या मात्रा का ज्ञान करवाते हैं, उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। अब हम आते हैं आखिरी, जो आपका विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर होता है। विशेषण ये होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में उसकी विशेषता बताई जाए, ठीक? तो अब वो नाम के द्वारा भी हो सकती है या सर्वनाम के द्वारा भी हो सकती है, जैसे यह, वह, ठीक? अब इनका रूप, लिंग, वचन आदि ये अनुसार में बदलता रहेगा। अगर स्त्री रूप का है तो स्त्री लिंग के साथ होगा, जैसे अच्छे लड़के या लड़कियाँ या फिर सीता या राम, ये सभी क्या है अलग-अलग संबोधन के हिसाब से प्रयोग में किए जाते हैं। अब आता है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता वाले शब्द को बताता है, ठीक? क्योंकि इसमें रूप, लिंग आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस यहाँ पे आपकी क्रिया की विशेषता पे प्रभाव पड़ता है कि जैसे वो लड़की तेज़ गाती है, वो लड़की बहुत तेज़ दौड़ती है, ठीक? या फिर लड़का बहुत सुंदर नृत्य प्रदर्शन करता है, या फिर यूँ कहें कि लड़कियों ने बहुत अच्छा सुंदर प्रदर्शन किया या करती है। तो ये सभी बातें क्या होंगी? ये सभी आपके क्रिया की यानी आपकी जो क्वालिटी है, आपके जो गुण हैं, उसको जब दर्शाता है आप ही के द्वारा, तो ये आपका क्या है, आपके कार्य की वो विशेषता को दर्शाता है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण, ठीक है? तो ये विशेषण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो विशेषता बताने वाले यानी संज्ञा, सर्वनाम के द्वारा जो विशेषता बताई जाती है